हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार यानी पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि पृष्ठ रसायन की व्याख्या कर रहे थे अपन कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके अंदर मेनली ये टॉपिक था कि अधिशोषण क्या था। अधिशोषण अधिशोषण का मतलब ये था कि किसी भी ठोस या द्रव्य की सतह पर किसी द्रव्य या गैस का क्या होना, शोषण होना, क्या कहलाता है, अधिशोषण। कहां पर? ओनली सतह पर। तो उसके अंतर्गत अपन ने दो चार टॉपिक को अध्ययन किया। इनके अंदर ये दो तीन टॉपिक थे, जिनमें एक तो क्या था, अधिशोषण। क्या था? अधिशोषण। दूसरा था अवशोषण। अवशोषण। तीसरा था विशोषण और चौथा था शोषण। इनका अध्ययन हमने किया था। अधिशोषण यानी किसी पदार्थ की सतह पर, किसी एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ का क्या होना, शोषण होना, क्या कहलाता है, अधिशोषण। अवशोषण यानी किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से घुलना, क्या कहलाता है, अवशोषण। विशोषण मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को वापस अलग करना, क्या कहलाता है, विशोषण। और शोषण होता है अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो तो क्या कहलाता है, शोषण। ठीक है, इसका अपन ने अध्ययन किया था। इसके बाद में अपन ने शुरुआत करी थी अधिशोषण। इसकी बात करी थी अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण के अंदर अपन ने इसके टॉपिक पढ़े थे, अधिशोष्य, अधिशोष्य। सेकेंड टॉपिक था इसका अधिशोषक, अधिशोषक। और थर्ड था अंतरापृष्ठ और फोर्थ था सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र। ये अधिशोषण के अपन ने चार टॉपिक्स पढ़े थे, कौन सा क्या होता है, अधिशोष्य, अधिशोषण, अंतरापृष्ठ और सक्रिय केंद्र। अधिशोष्य वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है। अधिशोष्य क्या था? वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है। दूसरा था अधिशोषक। अधिशोषक यानी वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। अंतरापृष्ठ अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है, अंतरापृष्ठ। सक्रिय केंद्र किसी अधिशोषक के अंतरापृष्ठ, किसी अधिशोषक के अंतरापृष्ठ का वह स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं सबसे ज्यादा होती है, यानी अधिशोषण सबसे अधिक होता है, सक्रिय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय केंद्र कहलाता है। तो ये अधिशोषण की प्रक्रिया थी। फिर था धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण के अंदर ये था कि जितना पदार्थ हो वो उससे अधिक मात्रा में पूरा का पूरा क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए, तो धनात्मक अधिशोषण। और बहुत अधिक पदार्थ हो, बहुत कम मात्रा में अधिशोषण हो, तो वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक अधिशोषण। फिर इसकी क्या करी थी, उष्मागति की साम्यावस्था की बात करी थी, इनकी व्यवस्था की बात करी थी, जहां पर आया था डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी मुक्त ऊर्जा है, गैस ऊर्जा बोलते हैं, डेल एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर और डेल एस एंट्रोपी। तो यहाँ पर एच और एस, डेल एच और डेल एस दोनों ही क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि अधिशोषण प्रक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी के लिए डेल एच का मान क्या होता है, नेगेटिव। दूसरा, ये एक पदार्थ दूसरे में जैसे गैस से किसी ठोस में घुलती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्यवस्था में क्या हो रही है, व्यवस्था में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, मतलब क्या हो गया, डेल एस ऋणात्मक हो गया। इसलिए बोलते हैं डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टीडीएस। तो जितना ज्यादा नेगेटिव में डेल एच का मान होगा उतना ही ज्यादा डेल जी का मान किसमें होगा, नेगेटिव में, तो स्वतः प्रोसेस होगा। अगला टॉपिक अपना है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अब आप एक तरीके से देखना चाहते हो तो जैसे ये कोई पात्र है, इसके अंदर ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है। अब इस पर किसी गैस को अपन अधिशोषित कर रहे हैं, किसी गैस को या फिर द्रव्य, इसके यहाँ पर अधिशोषित कर रहे हैं, इसके ये इस पृष्ठ के ऊपर अधिशोषित कर रहे हैं। तो इन दोनों में इसमें ये अधिशोषित हो गया, अधिशोषक हो गया, और ये क्या हुआ, अधिशोष्य। अधिशोषक व अधिशोष्य, इन दोनों में जब आपस में क्या हो रहा हो, एक बंध का निर्माण, क्या हो रहा है, बंध का निर्माण हो। तो ये जो इन दोनों
इन दोनों का बंध यानी एक दूसरे को बांधने की जो क्षमता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? अधिशोषक व अधिशोषित। कौन कौन हो गए? अधिशोषक व अधिशोषित। अधिशोषित इन दोनों, ये तो क्या हो गया अधिशोषित जो बाहर से अपन गैसीय द्रव्य ला रहे हैं, और ये द्रव्य ठोस जो क्या है अधिशोषित। इन दोनों के मध्य आपस में जो बंध बन रहा है, जो बंध बन रहा है उसके आधार पर इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण। तो उसको बोलते हैं अधिशोषण के प्रकार। किसके आधार पर? इनके बंध के आधार पर। तो बंध के आधार पर किस किस के बंध है? अधिशोषक व अधिशोषक के मध्य बंध के आधार पर इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। किस प्रकार के? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक है भौतिक अधिशोषण और एक है रासायनिक अधिशोषण। कौन कौन से? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। किसके आधार पर? इन दोनों के मध्य बनने वाले बंधों के आधार पर। तो अपन अधिशोषण के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार हुए। अब देखो दो प्रकार। पहला है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण या क्या बोलते हैं? वान डेर वाल अधिशोषण। वान डेर वाल अधिशोषण, ठीक है। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण या इसको क्या बोलते हैं? लेंग्यूमर अधिशोषण। लेंग्यूमर अधिशोषण। लेंग्यूमर अधिशोषण ये दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक। भौतिक अधिशोषण क्या बोलते हैं? वान डेर वाल अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण क्या बोलते हैं? लेंग्यूमर अधिशोषण, ठीक है। किसके आधार पर? बलों के आधार पर। तो सबसे पहले अपन अध्ययन किसका करेंगे? भौतिक अधिशोषण का। किसका करेंगे? भौतिक अधिशोषण का। भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या है? वान डेर वाल अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वान डेर वाल अधिशोषण। यानी भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या होते हैं? वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। कौन सा बल? वान डेर वाल बल, या आप बोल सकते हो वान डेर वाल बंध उपस्थित होता है। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य क्या उपस्थित होता है? वान डेर वाल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वान डेर वाल बंध। अब जो वान डेर वाल बंध होता है वो क्या होता है? बहुत दुर्बल होता है। क्या होता है? बहुत दुर्बल होता है। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इन सब बंधों से क्या होता है? कमजोर बंध, यानी यहां तक कि हाइड्रोजन बंध से भी कमजोर बंध होता है। कौन सा? वान डेर वाल। कौन सा? वान डेर वाल बल या वान डेर वाल बंध की बात कर सकते हैं। तो ये बंध क्या होता है? अत्यंत दुर्बल होता है। अधिशोषक व अधिशोषक के मध्य कौन सा बंध हो गया? वान डेर वाल बंध। और वान डेर वाल बंध क्या होता है? अत्यधिक दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब यदि भौतिक अधिशोषण में अपन ताप को बढ़ाएं, ताप को बढ़ाएं या दाब बढ़ाएं, भौतिक अधिशोषण के अंदर अपन ताप को नहीं बढ़ा सकते। इसको ताप को नहीं बढ़ा सकते। यदि ताप बढ़ाएंगे तो ये दुर्बल बंध है, ये आसानी से टूट जाएगा और अधिशोषक व अधिशोष्य क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए यहां पर भौतिक अधिशोषण के अंदर टेम्परेचर को बहुत निम्न रखना पड़ता है। किसको? टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य कौन सा बंध होता है? वान डेर वाल बंध होता है, जो एक तरह से क्या होता है? दुर्बल होता है, ठीक है। दूसरा दाब। दूसरा दाब यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, उस टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि दाब हटा देंगे, दाब को घटाएं, यदि दाब घटा देंगे तो दाब नहीं होगा, तो ये दोनों अधिशोष्य और अधिशोष्य क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए ये बोलते हैं कि भौतिक अधिशोषण
अधिशोषण के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, यदि अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो अधिशोषक व अधिशोषक के मध्य उपस्थित जो दुर्बल बंध है वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगली चीज इसके लिए बोलते हैं भौतिक अधिशोषण के लिए कि ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर जो उष्मा का उत्सर्जन होता है, जो उष्मा का उत्सर्जन होता है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल कितना होता है भौतिक अधिशोषण में। क्यों? क्योंकि बंध क्या होते हैं? कमजोर। कौन से बंध होते हैं? वंडरवाल बंध होते हैं, कमजोर होते हैं। इसलिए 20 से 40 किलो जूल पर मोल इनका क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है या इसमें निकलती है। अगली चीज बोलते हैं कि ये भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होती हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसे? अभी अपन ने देखा कि जब अधिशोष्य व अधिशोषण, अधिशोष्य व अधिशोषण, इस पूरे टॉपिक में इन दोनों का ही खेल है। किसका? अधिशोष्य व अधिशोषण, इन दोनों का ही खेल है कि इनके मध्य कैसे बंध बन रहा है और कैसे अलग हो रहा है। तो भौतिक अधिशोषण में जब इन दोनों को अधिशोष्य अधिशोषक के संपर्क में आता है तो इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है? ये अधिशोषित हो जाता है। पृष्ठ पर अधिशोषित होता है तो प्रक्रिया कौन सी हो गई? अधिशोषण। ठीक है, लेकिन इनके मध्य बंध कौन सा बना? दुर्बल बंध बना। कौन सा बना? दुर्बल। अब अपने जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, ये वापस क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यानी पहले दोनों में बंध बना था, अब क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यानी प्रक्रिया कैसी हो गई? उत्क्रमणीय। कैसी हो गई? उत्क्रमणीय। और क्रम कैसा हो गया? उत्क्रमणीय हो गया, यानी रिवर्सिबल हो गया। यानी एक से पहले आगे उत्पाद बना सकता है, फिर उत्पाद से वापस प्रोडक्ट जो क्या क्रियाकारक बना सकता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकता है। तो ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। दूसरा, जो ये अधिशोषण है ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। विशिष्ट प्रकृति का मतलब कि किसी ठोस के लिए कोई भी गैस निश्चित हो कि वो उसी का अधिशोषण करेगा, ऐसा नहीं है। उसी गैस को दूसरा जो अधिशोषक है वो भी अधिशोषित कर सकता है, हालांकि उनकी मात्रा अलग हो सकती है। तो इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। अगली आप बोल सकते हो टेम्परेचर के लिए बोल सकते हैं ये बात कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अधिशोषण की दर घटेगी। भौतिक अधिशोषण के अंदर जैसे ही आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इन दोनों के मध्य क्या बना हुआ है? बंध बना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दुर्बल बंध है, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा यानी अधिशोषण की दर में क्या होगी? कम हो जाएगी। कब? जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये किसकी बात करी अपने? भौतिक अधिशोषण। किसकी बात करी? भौतिक अधिशोषण। अब अपन देखते हैं रासायनिक अधिशोषण, जिसको क्या बोलते हैं? लैंग्यूमर अधिशोषण। क्या बोलते हैं? लैंग्यूमर अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण। यानी रासायनिक अधिशोषण के लिए बोलते हैं कि जब अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। कौन से बंध होते हैं? रासायनिक बंध होता है, तो वो कौन सा अधिशोषण कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण। यानी अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य बंध कैसा होना चाहिए? रासायनिक यानी केमिकल बंध उपस्थित होना चाहिए। रासायनिक बंध उपस्थित होना चाहिए। इस रासायनिक बंध से कहने का मतलब है कि जब रासायनिक बंध उपस्थित होगा तो अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में क्रिया करके एक दूसरे उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इसके अंदर रासायनिक अधिशोषण में जो ऊर्जा होती है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ऊर्जा कितनी होगी? 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगली बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण के अंदर बोलते हैं कि यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों? क्योंकि
रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। अगले इसके लिए है कि इनकी प्रकृति अति विशिष्ट होती है। प्रकृति कैसी होती है? अति विशिष्ट, यानी रासायनिक बंधु का कंफर्म होता है कि ये अधिशोषक इसी अधिशोषक को अपने साथ बंध बनाने के लिए मजबूर करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? अति विशिष्ट होती है। तो इनके लिए आप बोल सकते हो कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है, कौन सा? रासायनिक अधिशोषण, इनमें आपस में बंध कौन सा होता है? रासायनिक बंध होता है। किस किसके मध्य? अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य। अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कौन सा बंध होता है? रासायनिक बंध होता है। तो ये था रासायनिक अधिशोषण और वो था भौतिक अधिशोषण। अब बात करते हैं इन दोनों के अंतर की। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अब देखो इन दोनों में एक दूसरे में तुलना करते हैं कि किसमें क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। अब इनमें सबसे पहले बात करें तो अपन किसकी बात कर लेते हैं? बंध की बात कर लेते हैं। किसकी? बंध की। दोनों में तुलना करनी है तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? बंध की बात कर लेते हैं। तो मैं इनकी एक नंबर पर मैं ये बताना चाहूंगी इनमें बंध। तो सबसे पहले भौतिक अधिशोषण के अंदर कौन सा बंध होता है? वान डेर वाल बंध। जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर कौन सा बंध उपस्थित होता है? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। यह तो हुआ पहला अंतर। भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल बंध उपस्थित होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध उपस्थित होता है। दूसरे की बात करें तो ये बोलते हैं कि प्रक्रम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। जबकि रासायनिक जो अधिशोषण है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुक्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं इसके अंदर। उत्क्रमणीय आपको समझ में आया है कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? उत्क्रमणीय, यानी पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकते हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय के अंदर ऐसे होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आसानी से नहीं बन सकता, उसके लिए अलग कंडीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर प्राप्ति नहीं हो सकता। तीसरा होता है अंतर की बात करें तो ऊर्जा। किसका? ऊर्जा। भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण था उसके अंदर 80 से 240 किलो जूल पर मोल अधिक ऊर्जा है, ठीक है। चौथे की बात करें तो परत क्या होती है? परतें बन जाती है। जो अधिशोषण होता है उनकी क्या बन जाती है? परतें। अधिशोषक है, ऊपर कौन है? आप अधिशोषित। तो ये जब वापस मिला तो इनकी क्या हो जाती है? जहां जहां पर अधिशोषण हुआ उनकी क्या बन जाती है? परतें। तो भौतिक अधिशोषण के अंदर ये परतें बहुआण्विक होती है। क्या होती है? बहुआण्विक होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर क्या होती है? एक परत होती है, एक अणु प्रति होती है, एक अणु प्रति होती है। पांचवी की बात करें तो इसके अंदर आप बोल सकते हो सक्रियण ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं? सक्रियण ऊर्जा। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती,
भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रासायनिक बंधों में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अपने पीछे पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? रासायनिक बल गतिकी वाले में रासायनिक अधिशोषण के अंदर रासायनिक बल गतिकी में पढ़ रखा है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अपने के इसके अंदर भौतिक व रासायनिक अधिशोषण के अंदर कितने 5 अंतर है। एक इनकी आप छठा इसकी प्रकृति बता सकते हो, प्रकृति बता सकते हो। तो भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट नहीं होती, प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर इसकी प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट होती है। कैसी होती है? विशिष्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और कर सकते हो गैसों के लिए और बोल सकते हो, जब गैसें इनके ऊपर अधिशोषित होती है, ठोसों के ऊपर या द्रव्यों के ऊपर क्या हो सकती है? अधिशोषित होती है, तो आप बोल सकते हो कि भौतिक अधिशोषण के अंदर जो सरलता से द्रवित होने वाली, जल्दी से द्रवित होने वाली है, उनकी क्षमता ज्यादा होती है, वो जल्दी से क्या हो सकती है? भौतिक अधिशोषण जल्दी से होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर जो गैसें हैं उनको क्या होना? उत्पाद बनाना जरूरी होता है। अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में क्या बनाना जरूरी होता है? उत्पाद बनाना जरूरी होता है। तो ये भौतिक व रासायनिक अधिशोषण के अपने कितने अंतर है? 7 अंतर है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अपना आपका एक टॉपिक था। कौन सा वाला टॉपिक था? अधिशोषण के प्रकार, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये प्रकार अपने किसके आधार पर थे? बंधु के आधार पर। तो भौतिक अधिशोषण में कौन सा बंध था? वान डेर वाल बंध था। किस किस के मध्य? अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य। जबकि दूसरा अधिशोषण कौन सा था? रासायनिक अधिशोषण, जिसको क्या बोलते हैं? लैंग्यूमर अधिशोषण। क्या बोलते हैं? लैंग्यूमर अधिशोषण। तो उसके अंदर कौन सा बंध था? रासायनिक बंध। कौन सा बंध था? रासायनिक बंध। तो पहले इनके बारे में पढ़ा, उसके बाद इन दोनों में अंतर। अंतर के लिए क्या? बंध, प्रकरण, ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, प्रकृति और गैस, प्रकृति और गैस, इनकी अपन ने बात करी। तो आज का ये टॉपिक था, जिसके अंदर अपन ने अधिशोषण के प्रकार और उनमें आपस में अंतर की बात करी। अधिशोषण के प्रकार और इनमें आपस में अंतर की बात करी।